हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो उसके पहले हम बात करें कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ को हम किसी भी लेंथ को हम किस तरीके से हम मेज़र कर सकते हैं। किसी भी लेंथ को हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। तो किसी भी लेंथ को मेज़र करने का दो तरीका होता है हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। किसी भी लेंथ को मेज़र करने का दो तरीका होता है हमारे पास। एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि हम किसी भी लेंथ को मेज़र करना है तो हम मीटर स्केल ले लें या कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें। जैसे हमारे पास मीटर स्केल होता है, तो मीटर स्केल से हम किसी भी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। एक नॉर्मल स्केल जो हम यूज़ करते हैं उससे हम किसी भी लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। या एक इंस्ट्रूमेंट आता है वर्नियर कैलिपर, और एक और दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है स्क्रू गेज। ये चारों इंस्ट्रूमेंट जो हैं, मीटर स्केल, नॉर्मल स्केल या वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, ये चारों इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़रमेंट कर सकते हैं किसी भी लेंथ का। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट का एक अपना रेंज है मेज़र करने का। जैसे हम मेज़रमेंट, एक रेंज की लेंथ को ही हम उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल से हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर से लेके 10⁻² मीटर तक की लेंथ ही हम मेज़र कर सकते हैं। मतलब सबसे कम लेंथ हम कितना मेज़र कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर। इसका मतलब होता है कि 1 mm। 10⁻³ मीटर का मतलब हो गया 1 mm। मतलब सबसे स्मॉल मेज़रमेंट हम मीटर स्केल से कर सकते हैं 1 mm का, और सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट हम कर सकते हैं कितना, 10⁻² मीटर का, ठीक है। तो ये हमारा मीटर स्केल का रेंज हो गया कि इससे कम या इससे ज़्यादा अगर हमें मेज़र करना हो, ठीक है, इससे कम या इससे ज़्यादा हमें मेज़र करना हो तो मीटर स्केल क्या होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो मेज़र नहीं कर पाएगा वो वैल्यू को, ठीक है। जैसे एक ये मीटर स्केल हो गया, उसका रेंज इतना है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर हम यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर का हम यूज़ कैसे करते हैं और कैसा ये दिखता है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है, इज़ यूज्ड फॉर लेंथ to an accuracy of 10⁻⁻⁴ मीटर, to an accuracy of 10⁻⁻⁴ मीटर। मतलब 0.1 mm तक की एक्यूरेसी ये दे सकता है। मतलब 0.1 mm से कम अगर हमें मेज़र करना है, ठीक है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उससे कम वैल्यू अगर हमें मेज़र करनी है तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और थर्ड हमारे पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है, स्क्रू गेज की एक्यूरेसी होती है 10⁻⁻⁵ मीटर की, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 10⁻⁻⁵ मीटर की होती है। मतलब अगर हमें स्मॉल मेज़रमेंट करना है तो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं स्क्रू गेज। तो वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 mm मिनिमम हम मेज़र कर सकते हैं, और स्क्रू गेज से हम क्या कर सकते हैं, 10⁻⁻⁵ मीटर हम मेज़र कर सकते हैं। मतलब 10⁻⁻⁵ मीटर का हो गया 0.01 mm। ये मिनिमम मेज़रमेंट है क्या, फ्रॉम स्क्रू गेज,
ठीक है, पहली बात, ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्या होते हैं, स्मॉल मेजरमेंट के लिए बने होते हैं। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए बने हुए हैं। ठीक है, मीटर एक स्केल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लार्ज मेजरमेंट के लिए भी बना होता है। ठीक है, अब क्या है कि इन सब रेंजेस के बियॉन्ड, अगर हमें कोई मेज़र करना है, कोई मेज़रमेंट करना है, टू मेज़र लेंथ बियॉन्ड दिस, टू मेज़र लेंथ बियॉन्ड दिस, अच्छा इनके बीच में कोई भी लेंथ लाई करती है तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं। बट इससे कम हो, 0.01 mm से कम हो लेंथ, ठीक है, मेज़रमेंट, तो उस केस में भी, और अगर इससे ज़्यादा मेज़रमेंट हो, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी लेंथ हो, तो उस केस में, मतलब बियॉन्ड दिस रेंज वी मेक यूज़ सम इनडायरेक्ट मेथड। देखो, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे हम यूज़ करके अगर हम किसी भी लेंथ को हम मेज़र कर पा रहे हैं, तो वो कौन सा हमारा मेथड हो गया, डायरेक्ट मेथड। बट अगर हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं उनको यूज़ करके हम वो मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, वो डिस्टेंस मेज़र नहीं कर पा रहे हैं जो हमें मेज़र करना है, तो वो हमें इनडायरेक्ट मेथड से ही मेज़र करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है, और या बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होता है, या मतलब बहुत ही लार्ज मेज़रमेंट है लेंथ का या बहुत ही स्मॉल मेज़रमेंट है लेंथ का, तब हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का। क्योंकि द डायरेक्ट मेथड में हम जो यूज़ कर रहे हैं, मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, इन सब की हमें रेंज पता है कि ये इतने के बीच में, अगर इस रेंज के बीच में कोई भी लेंथ है तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं। बट अगर उसके बियॉन्ड हो, उससे कम हो, 0.1 mm से मेज़रमेंट कम हो, या 10⁻² मीटर से मेज़रमेंट ज़्यादा हो, तो उसके बियॉन्ड अगर चला गया तो हम क्या करेंगे, इसके बियॉन्ड जाने के बाद दो कंडीशन हो सकती है, मेज़रमेंट या तो बहुत ही लार्ज हो या तो मेज़रमेंट बहुत ही स्मॉल हो, तभी डायरेक्ट मेथड हम नहीं अप्लाई कर पाएंगे। उसके लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ता है, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें दो तरीके हैं। अगर हमारे पास लार्ज डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम पैरेलैक्स मेथड अपनाते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, वही हमें देखना है। तो लार्ज इनडायरेक्ट मेथड में फॉर लार्ज डिस्टेंस कैसे मेज़रमेंट होता है ये हमें देखना है। उसके पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड में मीटर स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया, ये हमारे डायरेक्ट मेथड में लेंथ को मेज़र करने में काम आते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, दो चीज़ें हो सकती हैं इनडायरेक्ट मेथड में। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, फॉर लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस है, जैसे किसी प्लानट का हमें अर्थ से क्या करना है, डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हम मीटर स्केल लेके थोड़ी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, हम मीटर स्केल लेके मेज़र नहीं कर सकते उसको। या सन से अर्थ का डिस्टेंस मेज़र करना है तो हम मीटर स्केल लेके हम नहीं मेज़र कर सकते। तो ऐसे डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए एक मेथड लिया गया जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, वो कैसे होता है, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस सच एज द distance of a planet or a star, of a planet or a star from earth
कैन नॉट बी measured direct method, cannot be measured by डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं मेज़र कर सकते। एन इम्पॉर्टेंट मेथड an important method in such cases is the पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं हम उसे। ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस को हम मेज़र कर सकते हैं। अब पैरेलैक्स मेथड होता क्या है, देखो पैरेलैक्स मेथड या पैरेलैक्स प्रॉब्लम भी बोलते हैं, नाम सुना होगा कभी नॉर्मल लाइफ में, पैरेलैक्स प्रॉब्लम। ठीक है, वो होता क्या है, अच्छा सपोज करो मैंने एक डॉट ऐसे बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब इस डॉट को हम एक आंख से देखते हैं और दूसरी आंख को बंद कर लेते हैं। इस डॉट को हम एक आंख से देखते हैं। ठीक है, ट्राई करो, एक आंख से हम देखते हैं, दूसरी आंख बंद करके। ठीक है, तो उसकी कुछ पोजीशन दिखाई देती है हमें। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हम दूसरी आंख को बंद करते हैं और जो बंद थी आंख पहले उसको हम खोल देते हैं। मतलब पहले एक आंख को बंद करके देखते हैं दूसरी आंख से, फिर दूसरी आंख को बंद करके पहली आंख से देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, पैरेलल एक्स। ठीक है, इसको हम स्पेलिंग ऐसे मैं शो करता हूँ, पैरेलैक्स, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स। जो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन क्यों चेंज हो रही है, ड्यू टू डिस्टेंसेस बिटवीन आइज़, दोनों आइज़ के बीच में हमारे कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस की वजह से ही हम पहले किसी और डिस्टेंस से देख रहे हैं। सपोज करो ये हमारे पास ये दोनों आँखें हैं। ठीक है, ये आँखें हमारे पास, पहले हम इस पॉइंट से, इस आँख से हम इसको देख रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको बंद किया, इस आँख से हमने देखना स्टार्ट किया, तो हमें लगता है कि इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है। ठीक है, पहली कंडीशन से। तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं पैरेलैक्स प्रॉब्लम, या इस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरेलैक्स कंडीशन। ठीक है, अब जो भी ये मेथड है, उस मेथड को हम अप्लाई कैसे करते हैं लार्ज डिस्टेंस के लिए, ये चीज़ हमें इस टॉपिक में देखना है कि पैरेलैक्स मेथड को हम फॉर लार्ज डिस्टेंस हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ, एक मिनट। हम क्या करते हैं, सपोज करो ये बहुत ही फार डिस्टेंस पे एक ये स्टार है। ठीक है, बहुत ही फार डिस्टेंस पे एक ये स्टार है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अर्थ, ये हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, एक बार हमने यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व किया तो ये हमारे ऊपर कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमने यहाँ से ऑब्ज़र्व किया। उसके बाद क्या किया, हमने डिस्टेंस कुछ चेंज कर दिया, ये पोजीशन चेंज करी। हमने क्या किया, यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बनेगा। वो एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम इंस्ट्रूमेंट से एक इस पोजीशन पे देखेंगे इस स्टार को, इस पोजीशन पे खड़े होकर स्टार को देखा हमने, फिर हमने पोजीशन चेंज किया, यहाँ पे खड़े होकर हमने स्टार को देखा। ठीक है, अब हमें कुछ एंगल मिल गया इन दो पोजीशंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस डिस्टेंस को
इस डिस्टेंस को अगर हम डी सपोज करते हैं, अगर इस डिस्टेंस को हम डी सपोज करते हैं और एंगल बहुत ही स्मॉल है, एंगल क्या है, एंगल इज़ वेरी स्मॉल। जब लार्ज डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ होती है, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ होती है, तो हम जो ये हमने पोजीशन चेंज करी है, इसकी वजह से जो ये एंगल बनेगा वो बहुत ही स्मॉल एंगल बनता है, बहुत ही स्मॉल एंगल बनता है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई हमारी डी, ये भी क्या हो गई, हमने सपोज किया ये भी डिस्टेंस हमारी क्या है, डी है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी। ये फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र कर पाते हैं। अगर ये एंगल हमें मिल जाए, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस रिलेशन। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा मेन फार्मूला है। थीटा इज़ बहुत स्मॉल होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और एक और कंडीशन है कि b इज़ वेरी लेस देन क्या होना चाहिए, d। b इज़ लेस देन मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, d से बहुत कम होना चाहिए। तो हम ये मतलब लार्ज डिस्टेंसेस में ऐसा ही होता है, लार्ज डिस्टेंसेस में ऐसा ही होता है कि b इज़ लेस देन d। ठीक है, होता है। और थीटा जो होता है वो बहुत ही स्मॉल एंगल बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थ से किसी भी स्टार का अगर डिस्टेंस निकालना है या किसी प्लानट का डिस्टेंस निकालना है तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई डी। बी क्या है हमारे पास, बी जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, आर्क जो बनता है। अच्छा, ये आर्क को हमने सीधे स्ट्रेट लाइन में ले लिया, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको कि सपोज़ करो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। जब बहुत ही स्मॉल एंगल बनेगा, जब पहले मैं लार्ज एंगल के लिए समझाता हूँ, बहुत लार्ज एंगल बनेगा अगर दो पॉइंट के बीच में, तो इस डिस्टेंस ये आर्क, ये जो आर्क है, मैं ए लेता हूँ बी लेता हूँ, ए टू बी जाने में जो आर्क का पाथ है वो ए टू बी जाने में लीनियर पाथ से इक्वल नहीं होगा, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस होगा बहुत ज़्यादा जब थीटा इज़ बिग, लार्ज, बिग नहीं लार्ज। थीटा एंगल जब लार्ज होगा तो इन ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। थीटा ये एंगल बहुत लार्ज है तो ये दोनों, ये पाथ और ये पाथ, या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों इक्वल नहीं होंगे। बट अगर केस हम ऐसा लें कि थीटा बहुत ही स्मॉल है, ये कुछ ऐसा है, बहुत ही स्मॉल है थीटा, ठीक है, तो ये लेंथ और डॉटेड लेंथ, ये लेंथ और लाइन वाली लेंथ लगभग, मतलब हम कह सकते हैं इस केस में ए बी आर्क इज नियरली इक्वल्स टू ए बी इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्यों, क्योंकि थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो थीटा स्मॉल होने के केस में हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये जो आर्क की लेंथ है और स्ट्रेट लाइन की लेंथ है वो दोनों लगभग इक्वल होगी। इस केस में हम सपोज नहीं कर सकते, इस केस में वो डिस्टेंसेस में हमें फ़र्क दिखाई देगा। लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि आर्क जो था उसका डिस्टेंस, उसकी लेंथ और इनके बीच में जो हमने लाइन खींची उसकी लेंथ लगभग इक्वल होगी। ठीक है, तो फॉर स्मॉल एंगल ये चीज़ क्या होती है, इक्वल ही हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला मिल गया कि पैरेलक्स मेथड से अगर हमें लार्ज डिस्टेंस अगर मेज़र करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी। ठीक है, अब हम इस मेथड के थ्रू कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे और कई सारे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ठीक है, और इनको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं अगर लार्ज डिस्टेंस अगर मेज़र करना है
ठीक है, पैरेलैक्स मेथड से। तो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी। ठीक है, थीटा, ठीक है, पहली बात तो ये स्मॉल एंगल होना चाहिए, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, बहुत ही स्मॉल एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री 5 डिग्री 3 डिग्री ऐसा एंगल होना चाहिए, या एंगल मिनट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है, सेकंड्स में भी एंगल हो सकते हैं। तो एंगल अगर बहुत ही स्मॉल होगा तभी हम ये तरीका अपना सकते हैं। इसमें b क्या है, b ये डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, जहाँ से हम मेज़रमेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा d क्या है, d क्या है, d ये है, ये डिस्टेंस स्मॉल d या कैपिटल D जिससे भी हम रिप्रेजेंट करना चाहें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्मॉल d ये भी होगा, सॉरी कैपिटल D ये भी, स्मॉल d जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक। तो पहली बात तो थीटा क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल एंगल होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल एंगल होना चाहिए तभी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, थीटा की वैल्यू, थीटा इन किस में होना चाहिए, रेडियन में, रेडियन, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि लेंथ के लिए, लेंथ के कई सारे हमारे पास यूनिट्स होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे क्या हैं, लेंथ के यूनिट हैं। वैसे ही हमारे पास थीटा एंगल के भी यूनिट्स होते हैं, एंगल के यूनिट होते हैं हमारे पास, वैसे ही हमारे पास एंगल के भी यूनिट होते हैं। एक यूनिट होता है एंगल का हमारा डिग्री, ठीक है, और एक यूनिट होता है हमारा, उसको हम ऐसे डिग्री ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारा होता है रेडियन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में थीटा डिग्री में गिवन है तो उसे हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करना है, पहले हमें कन्वर्ज़न देखना पड़ेगा डिग्री का रेडियन में, ठीक है। कन्वर्ज़न क्या होता है डिग्री का रेडियन में, तो पहले हम कन्वर्ज़न देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। उसके लिए पहले हम रफ कर लेते हैं इसको, कन्वर्जन्स क्या होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन्स में क्या कन्वर्जन करना है, हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो पहली बात तो 360 डिग्री इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 पाई रेडियन, ठीक है। इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360, इट मीन्स हो गया पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा पाई की वैल्यू हम 3.14 पुट करें, डिवाइड बाई 180, ठीक है। तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1.75, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, पूरा अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आता है 1.75 इंटू 10 रेज टू पावर 745, 1.745 इंटू 10 रेज टू पावर -2 रेडियन, -8 नहीं -2 रेडियन, मतलब 1 डिग्री इक्वल्स टू 1.75 इंटू 10 रेज टू पावर -2 रेडियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हमें एक और कन्वर्जन करना हो, जैसे एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि 1 डिग्री में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये क्या है, 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट को हम ऐसे शो करते हैं, सेकंड को ऐसे, ये क्या है 60 मिनट, मिनट में अभी यहाँ लिख देता हूँ, और अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो इसका मतलब हमें क्या समझना है, मिनट है, और ये क्या है 60 सेकेंड, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। एक ये कन्वर्जन हो गया हमारे पास, और एक कन्वर्जन क्या है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे हमें ये फाइंड करना है। तो हमने देखना है 1 मिनट, इसको हम बोलते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क, 1 मिनट ऑफ आर्क, ठीक है। और या इसको हम बोलते हैं आर्क मिनट, आर्क मिनट, या इसको एक और नाम है, या इसको हम ऐसे शो करते हैं और 1 मिनट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कितने रेडियन होते हैं ये हमें देखना है।
अच्छा 1 डिग्री में इतने रेडियन हमने निकाल दिए और हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वैल्यू को 60 से डिवाइड कर दे। 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, वो आएगी 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। मतलब एक सेकंड में कितने रेडियन, सॉरी 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, इतने। एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, इतने। ठीक है, तो ये रेडियन का कन्वर्जन है। अगर हमें 1 सेकेंड ऑफ आर्क निकालना है तो इसको फिर हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रफ करके नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 सेकेंड ऑफ आर्क। 1 सेकेंड ऑफ आर्क, या हम इसको बोलते हैं आर्क सेकेंड, आर्क सेकेंड भी बोलते हैं हम इसे, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेकेंड। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमें निकालना है क्या रेडियन, तो 2.91 इंटू 10⁻⁻4 से इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, अगर हमें ये वैल्यू याद हो जाए तो अच्छी बात है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 1.745 इंटू 10⁻⁻2। 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 2.91 इंटू 10⁻⁻4, और 1 सेकेंड में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है, अच्छा जैसे ये कन्वर्ज़न हमें करना है 3 डिग्री 30 मिनट को, 3 डिग्री 30 मिनट को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, पहली बात ये हो गया 3 डिग्री, तो 3 डिग्री को हमने ऐसे लिख दिया प्लस 30 मिनट। फिर 30 मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये लिखेंगे हम 30/60 इंटू 1 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.5 डिग्री। वैसे ही अगर हमें कन्वर्ट करना है 3 डिग्री 50 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, तो इनको अगर कन्वर्ट करना है डिग्री में, इन टोटल को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री, तो डिग्री में है ही, 50 मिनट को डिग्री में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो इंटू 1 डिग्री, प्लस 30 सेकेंड को करने के लिए 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे इंटू 1 डिग्री। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 3.83 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट 1.745 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये भी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 10⁻⁻2 से। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है मिनट मतलब डिग्री का रेडियन में। ठीक है, अच्छा 1 डिग्री इक्वल्स टू हमने देखा π/180 होता है रेडियन। ठीक है, तो अगर हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180/π डिग्री। तो ये कन्वर्जन भी हमें आना चाहिए। तो ये सारे कन्वर्जन है, हमें इन वैल्यूज़ पे ध्यान देनी है कि 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं। डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को अगर हम रट पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें कन्वर्जन आना चाहिए। 1 सेकेंड के लिए इतनी वैल्यू होनी चाहिए, 1 मिनट के लिए इतनी, 1 डिग्री के लिए इतनी। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस में अब जो भी अगर हमारे पास एंगल डिग्री मिनट या सेकंड में गिवन है तो उन्हें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और रेडियन में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू कितने रेडियन होते हैं, 1 मिनट इक्वल्स टू कितने रेडियन होते हैं, और 1 सेकेंड इक्वल्स टू कितने रेडियन होते हैं। ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम डायरेक्ट अगर डिग्री की वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं 1-2, और हम उसको इस फॉर्मूले के यूज से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके पहले इसको रफ करते हूँ मैं।
तो अब क्वेश्चन है हमारा, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू diametrically opposite points. The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. ठीक है. The angle subtended at the moon by the two directions of observation is at the moon by the two directions of observation is 2 डिग्री. देखो यहाँ पे एंगल किस में गिवन है, डिग्री में. अच्छा, डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है, डायमीटर ऑफ अर्थ गिवन है कितना, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ठीक है. compute the distance of the moon from the earth. Compute the distance of the moon from the earth. ये है कुछ क्वेश्चन. अब सपोज करो ये मून है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है. ये हमारा क्या है, अर्थ है. दो पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो अपोजिट हो डायमेट्रिकली. तो ये दोनों पॉइंट हो गए और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, 2 डिग्री. थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री. अच्छा, ये डायामीटर गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ठीक है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं, थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी. बी कितना है हमारे पास, ये, और डी की वैल्यू निकालनी है हमारे पास. तो डी निकालना है, डी मतलब ये डिस्टेंस निकालना है. तो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी बाई थीटा. अच्छा, बात ये आ गई, दिक्कत कहाँ पे आएगी कि थीटा किस में गिवन है, डिग्री में. अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में. तो जब हम थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना है, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन. 1 डिग्री इक्वल्स टू इतना होता है. अच्छा, 2 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये लगभग हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻² रेडियन. ठीक है. थीटा की वैल्यू आ गई. अब बी की वैल्यू गिवन है तो हमारे पास डी इक्वल्स टू आ जाएगा, मैं इधर लिखता हूँ, डी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास. बी कितना गिवन है हमारे पास, 1.276 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 3.5 इंटू 10⁻⁻². अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है. ये ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻⁹ हो जाएगा टोटल ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁹. और हम इसको डिवाइड करके 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर हम इसका आंसर लिख सकते हैं. तो मेन बात ये है कि हमें थीटा को कन्वर्ट करना आना चाहिए. थीटा का कन्वर्ज़न अगर हमें नहीं आएगा तो हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको पहले रफ कर दें.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सन्स एंगुलर डायामीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। द सन एंगुलर डायामीटर एंगुलर डायामीटर का मतलब ये है कि एंगल की बात कर रही है, ठीक है। इज मेजर्ड टू बी 90-20 सेकेंड्स, ऐसे लिखा हुआ है। द डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, द डिस्टेंस d, कैपिटल D of the sun from the earth is 1.496 into 10 raised to power 11 meter. Then what is the diameter of sun? ठीक है। अब क्या फाइंड करना अपने को, इस केस में हमें ये समझ में आना चाहिए, इसमें d की वैल्यू गिवन है, थीटा की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। कुछ ऐसा है, सपोज करो ये सन है, ठीक है, हम ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये एंगल कितना बन रहा है हमारे पास 19-20 मिनट, ये डिस्टेंस d हमारे पास गिवन है और ये डिस्टेंस b हमें फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, आर्क, मतलब b/d। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा इंटू डी, b इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा इंटू डी। डी हमारे पास गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है। थीटा हमारे पास गिवन तो है लेकिन ये 90-20 सेकेंड है, ठीक है। अब हमें रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या था हमारे पास, 1 सेकेंड में कितने रेडियन होते हैं, अभी हमने फाइंड किया 1 सेकेंड इक्वल्स टू हमने फाइंड किया 4.85। तो हमारे पास क्या था, 1 सेकेंड इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 रेडियन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 19-20 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमें 1 सेकेंड की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर दें, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 90-20 इंटू 4.85 इंटू 10 रेज टू पावर -6 रेडियन। अच्छा, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास और डी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है। डी की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.496 इंटू 10 रेज टू पावर 11। तो थीटा की वैल्यू में हम डायरेक्ट डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.366 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर हो गया। तो हमारे पास अगर थीटा गिवन है, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, थीटा है, बी है और डी है, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज़ गिवन होगी, तीसरी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक। दिक्कत कहाँ आएगी, हमें अगर कन्वर्जन नहीं आएगा तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कन्वर्जन हमें आना चाहिए किसका, डिग्री का रेडियन में, ठीक है। डिग्री का रेडियन में हमें कन्वर्जन आना चाहिए। अच्छा, ये सेकेंड, मिनट या 1 डिग्री 2 डिग्री ये कैसे एंगल हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल एंगल है, ठीक है। जैसे हम बात करें 90 डिग्री, कुछ ऐसा एंगल बनता है 90 डिग्री का, बीच में से हम डिवाइड करें इसको तो ये कितना एंगल हो गया 45 डिग्री, इसको बीच में से डिवाइड करें तो ये कितना हो गया एंगल 22.5 डिग्री, इसको बीच में से डिवाइड करें तो ये कितना हो गया लगभग 12 डिग्री, ठीक है। मतलब 1 डिग्री या 1 सेकेंड 1 मिनट ये कैसे हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल है, ठीक है। 1 डिग्री बहुत ही स्मॉल एंगल होता है जो कि मेज़र करना, नॉर्मली अगर हमें कहा जाए कि 1 डिग्री ड्रॉ करो, एंगल ड्रॉ करो 1 डिग्री एंगल, तो हम नॉर्मली पेज पे शायद पेपर पे हम उसको ड्रॉ ना कर पाएँ,
ठीक है, बहुत ही स्मॉल एंगल होता है। और उसका 60th पार्ट क्या होता है, 1 मिनट। मतलब उसके 1 डिग्री के 60 पार्ट्स कर दो तो 1 मिनट होता है, और 1 मिनट के 60 पार्ट्स और कर दो तो 1 सेकेंड होता है। तो इसका मतलब जो ये 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, ये बहुत ही स्मॉल एंगल, और मिनट और सेकेंड में अगर एंगल आ जाए तो और भी स्मॉल है। ठीक है, तो इन स्मॉल एंगल्स की बात करी जा रही है। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास है थीटा इक्वल्स टू बी बाई डी, ये फॉर्मूला केवल स्मॉल एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ये लार्ज एंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बहुत ही लार्ज एंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये मिनट, डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे स्मॉल एंगल्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा मेज़रमेंट करने का लेंथ का, इनडायरेक्ट मेथड। ये कैसा मेथड है हमारा, इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम पैरेलैक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे हमारे पास ये एंगल्स जो बहुत दूर होते हैं ऑब्जेक्ट, उनके बहुत स्मॉल एंगल क्यों बनते हैं। जैसे हम सपोज़ करो हम किसी गाड़ी में बैठ के जाते हैं, गाड़ी में बैठ के चल रहे हैं, तो हम आसपास के पेड़ को देखते हैं, तो पेड़ हमें क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। हमें दिखाई देता है पेड़, लेकिन अचानक से ही वो पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। लेकिन उसी जगह पे, क्योंकि पेड़ हमारे पास बहुत ही पास डिस्टेंस पे होता है, बहुत ही पास में होता है पेड़, इस वजह से उसका एंगल तुरंत ही चेंज हो जाता है हमारी आँख से। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि सन की बात करें या मून की बात करें, तो वो हमें साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो इतना दूर है, सन इतना दूर है कि उससे हमारी आँख का जो एंगल है वो चेंज हो ही नहीं रहा। चेंज हो भी रहा है बहुत दूर, अगर हम बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करके जाएंगे तो अगर चेंज होगा भी तो 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, या मतलब बहुत ही स्मॉल एंगल में ही वो चेंज हो रहा है। ठीक है, एंगल जो चेंज हो रहा है, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए तो इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो बहुत ही स्मॉल बन रहा है, सन और हमारे बीच में, ए से बी पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इस वजह से हमें सन क्या होता है, साथ साथ चलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, हमें लगता है सन भी हमारे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं होता, एंगल लगभग सेम ही रहता है, और चेंज भी होता है तो बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, बहुत लार्ज। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया गया तुम्हें कि 2 डिग्री का चेंज हुआ जब हम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब अर्थ के इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच गए, तब हमारा एंगल कितना चेंज हुआ, कितना बना हमारा एंगल, चेंज नहीं हुआ, हमारा एंगल कितना बना तब, 2 डिग्री बना। मतलब अगर बहुत ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास एंगल चेंज नहीं होता। ठीक है, इस वजह से वो हमें साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। और बहुत पास का ऑब्जेक्ट है तो वो जल्दी से उसका एंगल चेंज हो जाता है हमारी आँख से, तो हमें वो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये हमारे पास मेज़रमेंट ऑफ लेंथ में इनडायरेक्ट मेथड था, जिसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स प्रॉब्लम। बहुत ही लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ये मेथड एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर स्मॉल लेंथ। स्मॉल लेंथ को मेज़र करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। वो जैसे कि स्मॉल लेंथ मेज़र करना है तो हमें पता है कि स्क्रू गेज से हम कितना 10⁻⁵ के ऑर्डर का लेंथ हम मेज़र कर सकते हैं। अगर हमें मेज़र करना हो 10⁻⁻10 के ऑर्डर का लेंथ, 10⁵, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा 10⁵ इज़ ग्रेटर देन 10⁻⁻10। ठीक है, माइनस में पावर है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू कम होगी। अगर हमें 10⁻⁻10 के ऑर्डर का लेंथ मेज़र करना है तो हम किस तरीके से मेज़र करते हैं वो हमें देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस हम मेज़रमेंट कैसे करते हैं, हम विदाउट डायरेक्ट मेथड, हम जो इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू मेज़रमेंट कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।